इस हफ्ते की शुरुआत होती है इस ख़ास फ़लसफ़े से कि नाकाबिल तस्ख़ीर कुछ भी नहीं। हम जिस तरह के देख रहे हैं कि कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद गज़ा की पट्टी में सीज़ फायर अभी भी बहुत दूर नज़र आता है। यानी दुनिया भर में हज़ारों लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं फ़लस्तीन के मामले पर। लेकिन ऐसा लगता है कि अक़वाम आलम और बिलख़ुसूस वो ममालिक जो एक बड़ी कलीदी हैसियत रखते हैं, उनके पास पावर भी है, उनके पास से भी है, उनके कानों पर जूं नहीं रही। लेकिन ये एक ऐसा मंजर है जो आप शायद आपने नहीं सोचा होगा कि कभी आप देखेंगे। चाहे वो बर्लिन की स्ट्रीट हो या फ्रांस की सड़कें, हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं फ़लस्तीन का मुद्दा लेकर। साथ मौजूद है ब्रिगेडियर वक़ार साहब रिटायर्ड, जो कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर इम्तियाज़ साहब आपसे पूछना चाहूँ, मुख्तलिफ़ करारदादें UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन वो ममालिक जो सीज़ फायर को वीटो कर देते हैं, उनका जवाब क्या है? वो देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में उनकी अपनी रियासतों, अपने ममालिक में लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो मॉरल हाई ग्राउंड। इसमें जी मोरालिटी की बात नहीं होती बैन-अक़वामी ताल्लुकात में और इक़्तिसादी मफादात में। इन बड़े ममालिक जो कि वीटो कर रहे हैं इस किस्म की इक़दामात को, उनका बुनियादी मतम नज़र अपने ज्यूइश लॉबी को खुश करना है। वो लॉबी जो कि दुनिया भर के माली वसाइल पे और मीडिया के वसाइल पे काबिज़ है, उनका बहुत गलबा है। और ख़ुद अमेरिका के अंदर अब बार बार ये बात सामने आ रही है प्राइवेट चैनल्स पे कि ज्यूइश लॉबी के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका का सदर है, चाहे बरतानिया का वज़ीर आज़म है, चाहे जर्मनी का चांसलर है या फ्रांस का सदर है। ये तमाम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सियासी तौर पे उस लॉबी को नाराज़ करना, क्योंकि इन लॉबीज़ का असर पूरा जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ तक फैला हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में है, जिसकी वजह से इन्होंने एक बड़े इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक तरफ उन्होंने इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया और दूसरी तरफ से इमदाद की सूरत में वो फ़लस्तीनियों को, बेघर फ़लस्तीनियों को उनको कह रहे हैं कि आप दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाएं। तो बुनियादी तौर पे जो यहूदी लॉबी, जिसको एक्चुअली उसको हमें कहना चाहिए ज़ायोनिस्ट, जो ज़ायोन था जिसकी बुनियाद पे जिसने बुनियाद रखी थी इस्राएली रियासत की, ये वो लॉबी है जिसको कोई भी बड़ा इम्तियाज़ साहब, लॉबी के अलावा लेकिन अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हम देखते हैं कि इस ऑन गोइंग तनाज़े के बाद कई जूइश ब्रांड्स, अब आई डोंट नो, मैं ये बात बड़े मुहतात अंदाज में कहती हूँ क्योंकि जिन ममालिक में भी ये फ्रेंचाइज़ मौजूद हैं, वहाँ की लोकल इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल है, मुकामी तौर पर बहुत सारी मुलाजमतें, लोगों के करियर इससे जुड़े हुए हैं। तो आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन कई बड़े ब्रांड जिनको समझा जाता है कि जी ये जूइश ख़ानदान या बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स उनको ओन करते हैं, उनके स्टॉक मार्केट प्राइस को भी नुकसान पहुंचा है। एक तरह से उस पर बैन और बॉयकॉट किया ज़रूर जा रहा है। लेकिन वकार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, जो अभी ये लाइसेंस टू किल का जिक्र इम्तियाज़ साहब कर रहे थे, हम देखते हैं कि इज़राइल को बड़ा जोम है अपने डेटरेंस के ऊपर। यानी हाउ डू यू डिफ़ाइन दिस डेटरेंस? एक तरफ आप UN में UN की पुष्पनाही की वजह से तमाम उनके ख़िलाफ़ जो करारदादें होती हैं वो नामंजूर कर दी जाती हैं, वीटो होता है। आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद है वेपन्स का, और आपके पास वॉर क्राइम्स, यानी इस वक्त 22 से ज़्यादा वॉर क्राइम्स फ़लस्तीन के इस ताज़ा तरीन तनाज़े में सरजद कर रहा है इज़राइल, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। विल यू एक्चुअली कॉल दिस डेटरेंस? आई थिंक जिस इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं काफ़ी इम्यूनिटी है इजराइल को, लेकिन कुछ मैं ऐड करूंगा। एक तो ये है कि दिस इज नॉट वन आवर इंसिडेंट जो हुआ है फ़लस्तीनियों की स्ट्रगल को अगर आप देखें तो दिस इज पार्ट ऑफ दिस इज द फोर्थ इंतफादा, और उसकी रीजंस भी हैं। ऑल्दो वेस्ट में बड़ी बात हो रही है कि हमास स्टार्टेड, लेकिन आई थिंक दिस इज अ परपेचुअल वॉर। आई थिंक मुनीर अकरम साहब ने UN में भी बात की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ये कि बेन गोरियन जब उसने संभाला चार्ज 48 के बाद, then they knew it कि जी हमने ऑक्यूपाई किया, एंड ही एक्नॉलेज इट कि हमने ऑक्यूपाई किया, इनको इम्प्रिजन किया, दे आर गोइंग टू रिएक्ट। जो एक पॉलिसी आई थी व्हिच इज नोन एज तहीवा पॉलिसी, या आप गूगल करके देख लें, इसमें बेसिकली हिब्रू में इट मींस मोइंग द ग्रास। सो इट मेंट कि जब भी फ़लस्तीनियों की एक नस्ल तैयार होगी, रेजिस्ट करेगी, यू मो इट डाउन लाइक ग्रास। सो अनफॉर्चुनेटली दे कंपेयर देम विद ग्रास। अच्छा, इसमें शुरू में आपने देखा कि अरब जो रियासतें बॉर्डरिंग हैं लाइक इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन, किसी हद तक ये वॉर्स भी हुई,
50-60 सनाया कैंपेन, 67 वॉर जिसमें लॉसेस भी, 73 में स्टेलमेट था, लेकिन अरब्स वर एक्सर्टिंग मिलिट्री प्रेशर के इनको लेट्स से आज़ादी मिले, जो भी सोल्यूशन है। बट ग्रेजुअली फिर आपने देखा कि अरब वर्ल्ड में वेन करती गई सपोर्ट जो है, और OIC में और वेस्ट में इसने सपोर्ट ने इंक्रीज किया है। मतलब पहले इतना नहीं था, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेटली अभी आप देखते हैं। अच्छा, 3-4 डोमेन जैसा गुल साहब ने बताया, इम्तियाज गुल साहब ने, वन इज कोर्स मीडिया, जो इंफॉर्मेशन डोमेन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय देम। उसके बाद डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर है, फाइनेंस है, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, एंड देन कम्स जो डिप्लोमेसी है, जिसमें वेस्ट ने टोटली एटलीस्ट पब्लिक लेवल पे साथ दिया है। चौथा जो आ जाता है बेसिकली इज जो है ना पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, विच इज नाउ, जो आपने बात की, जिसमें बड़ा चेंज है। जो आई थिंक हमास से निकल के जो कि इसमें मरवान बशारा ने एक आर्टिकल में लिखा, आई थिंक 7th 8th को शायद छपा, 8th को, कि इंस्टेड ऑफ डाइंग ऑन देयर नीज दे डिसाइडेड टू फाइट ऑन देयर फीट और देन टुक द वॉर इनटू इजराइल। जो उसका फर्क बड़ा है, मैं ये नहीं कहता, ऑल्दो इसमें वकार साहब आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि यकीनन डिसप्रोपोर्शनेट है ये फ़ाइट, इसको किसी भी तौर पे सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहा जा सकता। इज़राइल की बर्बरियत जारियत जारी है, पानी वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, ईंधन नहीं है, अस्पतालों को अटैक किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमास और हिज़्बुल्लाह की इस वक्त जो पोजीशनिंग है, क्या इज़राइल को भी नुकसान हो रहा है? क्या इज़राइल के ऊपर भी हमले जारी हैं? जैसे आपने कहा कि दे हैव रिजॉल्व टू फाइट ऑन देयर फीट, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, आई थिंक इट्स नॉट ओनली हिजबुल्लाह, आई जस्ट गिव मी 1 मिनट। इस पे 5 बड़े ग्रुप्स हैं और वो बड़े सीक्वेंस में आ रहे हैं। हमास के बाद इस्लामिक जिहाद है, विच इज नाउ इनटू इट। वेस्ट बैंक में एक लायंस डेन ब्रिगेड है, जिसके अगेंस्ट अभी क्रैकडाउन शुरू है। फिर हिजबुल्लाह का आज मैं देख रहा था, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग, जो है कैसर नसरुल्लाह का एक उन्होंने वीडियो दिखाई, जस्ट पासिंग फ्रंट ऑफ द फ्लैग, एंड मोस्ट प्रोबब्ली फॉर्मल जो डिक्लेरेशन है वॉर की, मेरी अपनी असेसमेंट फ्राइडे को होगी, तो नाउ दे आर असेसिंग कि कितना फंस चुका है। अच्छा, देन सीरिया में आई थिंक ईरान ने उनकी जो मिलिशियाज है, दे हैव डिप्लॉयड S-300, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फाइंडिंग इजरायली एयर फोर्स फ्लाइंग इन द नॉर्दर्न इजराइल, बिकॉज दे कैन, मतलब हाफ ऑफ इजराइल को वो कवर करता है। फिर आप आ जाएं इराक में, यू हैव कतैब, हिजबुल्लाह है, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसके पास RPBs और ड्रोन्स, एंड देन साउथ में यमन में आप कह रहे हैं अंसार और यहूदी बागी हैं। सो आई थिंक दीज आर 5 मेजर ग्रुप्स और एक सीक्वेंस में, एंड सम ऑफ देम आर ऑलरेडी इन, like American basis पे attack। So how do you think Israel is going to react? क्या आप समझते हैं कि इन प्रेशर्स और मुबैना जो जिस तरह इमेजिन किया जा रहा है कि ये अब डी-एस्केलेट होने के बजाय मज़ीद बढ़ सकती है, और ये निहत्ते फ़लस्तीनियों का सवाल नहीं है, इसमें इज़राइल का भी नुकसान हो सकता है? आज जो हम सुबह की ख़बरें देख रहे हैं, उनका जो डोम है वो ऐसा नहीं है कि वो नाकाबिल तस्ख़ीर है। किस तरफ देखते हैं? आपको लगता है कि इज़राइल को अब मजबूर होना पड़ेगा, कुछ इसमें लचक का मुज़ाहरा करेंगे वो? आई थिंक एक तो हार्डन स्टांस इजराइल को, यूएस इज नाउ पार्ट ऑफ द वॉर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 वहां पे इंटरसेप्शन कर रहे हैं, और फिर अभी खबरें भी कि शायद उनके मरीज अंदर गए। मेरे ख्याल में वॉर एक्सपेंड करेगी, बिकॉज हार्डन स्टांस है दोनों तरफ। और दूसरा भी है कि इसके अंदर 3 चोक पॉइंट्स हैं, जिसमें ग्लोबल ऑयल एंड गैस 61% फ्लो करता है, बाब अल मंदब है, देन यू हैव स्विस कैनाल, ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इट मींस कि ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल एंड बिजनेस अभी चोक हो सकती है। सो दोनों तरफ से आई थिंक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। ठीक है, फलस्तीनियों का डेफिनेट। ठीक है, इम्तियाज साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी, लेकिन खित्ते के दूसरे ममालिक भी बड़े अजीब व गरीब अंदाज में इसमें मुलव्वस हो रहे हैं। हम देखते हैं कि अगस्त 2022 में 8 फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को कतर में अरेस्ट किया जाता है, और अब उनको कत्ल यानी उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है, उनकी एग्जीक्यूशन अमल में आने वाली है। दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इज़राइल ऑन कतर्स नेवल एंड सबमरीन प्रोग्राम्स, जो कि प्रॉबली ताने बाने शायद इसको हमास से इसके जोड़े जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस मेजर डेवलपमेंट को? बिकॉज दिस इज़ अ सेकेंड इन अ रो। इससे पहले हमने देखा कि सफारती ताल्लुकात भारत के कनाडा से भी मुतासर होते हैं, तकरीबन एक फ्रोज़न नहज पे आ जाते हैं, दोनों अपने डिप्लोमेट्स अपने सफारतकारों को वापस बुला लेते हैं, और वहाँ पे भी इल्ज़ाम यही है कि जो दाखिली मामलात हैं कनाडा के, उसमें भारत मदाखलत कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जब से अमेरिका और भारत के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हुए हैं, उनका न्यूक्लियर सिविल डील हुआ है, भारत को गैर मामूली अहमियत दी है अमेरिका ने, और उसको एशिया के एक बूगी मैन के तौर पे अपने लिए एक बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वो ट्रीट कर रहा है, तो भारत को उससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली है।
اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ 2019 اگست میں اس نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ممکن ہے اس نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی بالواسطہ طور پہ اس نے اسرائیل کو مدد فراہم کی ہے سفارتی سطح پہ۔ تو یہ جو کام ہوا ہے ان کا یہی خیال تھا کہ کینیڈا کے باہر کے ممالک میں وہ اب اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کو اپنے مفادات نقصان میں نظر آتے ہیں وہاں پہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نیوی آفیسرز کا کیس ہے، یقیناً قطر کے پاس اس کے بڑے ثبوت ہوں گے، اور دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیاں کام ایسے ہی کرتی ہیں، وہ کمپنیاں بنا لیتے ہیں، ان کے ذریعے پھر اپنی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اپنے اقتصادی مفادات کی براری کی کوشش کرتے ہیں۔ کلبھوشن جادو ہمارے بلوچستان سے جب پکڑا گیا تھا بھارتی نیوی کا، وہ بھی نیوی کا ایجنٹ تھا، اتفاق کی بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف ملکوں میں اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارتی حکومت انڈر دی انفلوئنس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، کہ اس کی سرپرستی اس کو حاصل ہے، لہٰذا انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امتیاز صاحب، ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ امریکی جو کارروائی ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو، اس سے مجھے لگتا ہے کہ انسپائرڈ ہو کے انہوں نے پلوامہ کے بعد بھی ایک ری ایکشن، آپ نے خود بھی کشمیر کا یہاں پہ حوالہ دیا، کرنے کی کوشش کی۔ اٹ سیٹس اے پریسیڈنس اینڈ دین یو نو دیر از اے ہول مشینری دیٹ گیٹس ڈپلائڈ، دے بلڈ اے نیریٹو کہ جی گھر میں گھس کر ماریں گے۔ اینڈ رائٹ ناؤ دا ورلڈ از اینی وے سینگ اے ویری اسٹارک امبیلنس آف پاور۔ یہ چیزیں کس طرف کو جائیں گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ کا تنازع، یہ جو اس وقت صورتحال ہے غزہ کی، فلسطین کی، یہ کوئی بڑی جنگ کی طرف چیزیں چلی جائیں گی؟ ہاؤ آر یو ریڈنگ دا سچویشن؟ دیکھیے، بڑی جنگ کی طرف تو میرا خیال ہے نہیں جائے گا، محدود رہے گا مشرق وسطیٰ تک، کیونکہ سب ممالک کو معلوم ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ خود اسرائیل بھی کسی بہت طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور حماس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ اس میں اب دیکھ لیجیے کہ چین اور روس نے کوشش کی ہے اس کو بالواسطہ طور پہ سپورٹ کرنے کی۔ حماس کا نمائندہ ماسکو میں کبھی وزٹ اس نے کیا ہے، تو جس سے یہ لگتا ہے کہ روس کا تعاون بھی کسی حد تک، روس کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ روس اور چین کی وجہ سے یہ معاملہ ویری کوئکلی نیتن یاہو کی حکومت کو، ان کی پارٹی کو، یا پھر اسرائیل کو شارٹ ٹرم میں اس سارے ایڈونچر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس وقت تو پوری دنیا میں ان کے اوپر ملامت کی جا رہی ہے، سیز فائر کی آوازیں آ رہی ہیں، اس سے اسرائیل میں کس کو فائدہ ہوا ہے؟ صرف نیتن یاہو کو، چونکہ یہ ایک کوalition گورنمنٹ ہے اور وہ پہلے ہی بڑی متزلزل تھی، تو اس نے اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے اب ان کو جیتنا ہی جیتنا ہے، ان کے مطابق جو ان کا منصوبہ ہے۔ اور اس کے وزیر دفاع نے تو بھلے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے اب صرف 2 مقاصد رہ گئے ہیں، اور یہ ایک تو یہ کہ اپنے یرغمالیوں کو چھڑانا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جنگ جیتنی ہے ہر حال میں۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ان کی حکومت 2-4 ہفتے کی زیادہ سے زیادہ مہمان ہے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر وقار حسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پوری دنیا کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ جس قسم کے لیڈرز ہمارے یہاں ہیں، واٹ از دا پرومس دیٹ دے آر میکنگ۔ آج ہم پوری دنیا میں اگر سسٹینیبلٹی، کلائمیٹ امپیکٹ کی بات کرتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، سب سے بڑھ کر ایسے لیڈرز انسانوں کے لیے خطرہ ہیں جو صرف اور صرف نفرت انگیزی کر کے اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں۔ 2 سال قبل بھی جب ہم نے دیکھا کہ فلسطین میں شدید ترین رمضان کے دوران وہاں پہ اسی قسم کے واقعات شروع ہوئے، اسرائیلی جہریت آگے بڑھی، وہاں کا جو الیکٹریسٹی پاور پلانٹ تھا اس کو اڑا دیا گیا، متعدد لوگوں کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی نیتن یاہو نے انسانیت کا قتل کیا صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے۔ یہ بات اسرائیلی اور پوری کی پوری جوش کمیونٹی بھی جانتی ہے، اور میرے خیال میں اقوام عالم کو بھی اس کے بارے میں صرف اور صرف اپنے مقاصد کو اور اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں، اپنے جو ایجنڈا ان دی ریجن ہے، اس کا دفاع کرتے ہوئے جس طرح یہ انسانی خون بہا رہے ہیں، جس طرح فلسطینیوں کا، نہتے معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، this is going to come back and haunt them.